आज के शो में। केएमसी के साबिक डीजी पार्क्स के अरबों रुपए के असासों की सनसनीखेज दास्तान। लियाकत कायम खानी की अहलिया, बेटी और दामाद के नाम पर 30 से जायद जायदादें, 17 करोड़ रुपए से जायद के गैर कानूनी असासे। नैब तहकीकात में सनसनीखेज इंकिशाफात। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, लियाकत कायम खानी बड़ा मशहूर इस वक्त ये केस है। जब नैब ने छापा मारा, बहुत कुछ वहाँ से इस वक्त घर से उसके इस वक्त रेड के दौरान सामने आया, जो उसके एसेट सीज किए गए, वो सारी तफसीलात आप सबने देखी सुनी। उसके बाद एक इंक्वायरी ऑथराइज हुई, इन्वेस्टिगेशन ऑथराइज हुई, फिर मामला रेफरेंस के स्टेज तक चला गया। अब क्योंकि ये ज़ेर समात रेफरेंस है, तो इस रेफरेंस में क्या होगा, मैं आपको बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि इस रेफरेंस में क्या होगा, जेर समात रेफरेंस के लीगल एस्पेक्ट्स क्या हैं, हम इस पर नहीं जाएंगे। हम आपके सामने ये जरूर रखेंगे कि इस रेफरेंस में क्या सनसनीखेज हकाइक सामने आया है। इसके दो मकासद हैं। एक तो ये कि अक्सर लोग सवाल उठाते हैं कि अक्सर मुल्ज़िमान के घरों पर छापे पड़े या कुछ हुआ तो नैब ने आगे क्या किया, तो उसका जवाब भी है कि नैब ने चले आगे रेफरेंस बनाया, अदालती मामलात में अब इसको लिखे गई। दूसरी बात यह कि शहर कराची के साथ हुआ क्या है, वो इस रेफरेंस से आपको अंदाजा होगा कि एक डीजी पार्क्स के ओहदे पर रहने वाला शख्स अरबों रुपए के असासे किस तरीके से बना रहा था। इसकी तफसीलात भी आपको सामने आएंगी। इस रेफरेंस को मैंने आपके लिए, अब जो आप देखते रहेंगे रेफरेंस भी स्क्रीन के ऊपर, और हमने कुछ अहम नुकात इसके निकाल लिए हैं इस वक्त। इस रेफरेंस का आगाज इस तरह से होता है कि नैब बताते हैं कि ये जो इन्वॉल्वमेंट है वो किस तरह से लियाकत कायम खानी केस में हुई है। वो कहते हैं कि लियाकत कायम खानी जाली बैंक अकाउंट स्कैंडल में मुलव्विस रहा। मुलजिम ने बाग इब्ने कासिम की जो एक रफाई अराजी थी उसकी गैर कानूनी लॉट में मुलव्विस था, और ये गैर कानूनी अराजी जो थी ये केडी स्कीम क्लिफ्टन कराची के प्लॉट 5 और 6 ब्लॉक 2 के दस्तावेजात में रद्दोबदल भी किया, ये भी कहा गया। और इस बुनियाद पर लियाकत कायम खानी से जब पूछगछ हुई, नैब ने गिरफ्तार किया, तो निशानदेही पर नैब ने मुलजिम के घर पर छापा मारा और कीमती चीजें और रिकॉर्ड बरामद हुआ। ये जो छापा हुआ, इसमें जो आप फुटेज में देख रहे हैं, ये सोना, जेवरात, इनकी सारी चीजें अहम तरीन सामने आई, गाड़ियां और अहम तरीन फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स यहां से मिले। फिर ये मामला इंक्वायरी टू इन्वेस्टिगेशन के स्टेज में किस तरह गया, ये आपके सामने बताते हैं। इस रेफरेंस में बताया गया कि नैब छापे में जो बरामद होने वाली कीमती चीजें थी, उस रिकॉर्ड की बरामदगी की बुनियाद पर 14 अक्टूबर 2019 को मुलजिम के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दी गई, और नैब की जानिब से यह इंक्वायरी मुलजिम लियाकत कायम खानी की आमदन से जायद असासे यानी एसेट बियॉन्ड मींस पर मबनी थी। अब जो रेफरेंस फाइल हुआ ये सेक्शन 18G है, रीड विद सेक्शन 24B ऑफ द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस है। बाद 16 अक्टूबर 2020 को यह इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में तब्दील होती है, और फिर लियाकत कायम खानी के बारे में बताया जाता है कि लियाकत कायम खानी कौन था, उसका कैरियर का आगाज किस तरह से हुआ। और इस रेफरेंस में उस तफसीलात में बताया गया कि लियाकत कायम खानी ने 1977 में 1977 में बहैसियत असिस्टेंट डायरेक्टर ग्रेड्स BS 17 में ये इस वक्त जो डायरेक्टरेट ऑफ पार्क्स है उसमें सरकारी तौर पर मुलाजमत से इसने शुरुआत की, जो से कैरियर की आगाज हुई। और 1987 में मुलजिम को डिप्टी डायरेक्टर का चार्ज दिया गया, और फिर 1990 में मुलजिम लियाकत कायम खानी 18 ग्रेड की तरक्की हुई, इसके 18 ग्रेड में पहुंचा, और फिर इस तरह से 1994 94 में 19 ग्रेड तक पहुंचा, और 2003 में मुलजिम लियाकत खानी जो इस वक्त है ग्रेड 20 तक इस वक्त इसका सफर हुआ। और फिर उसके बाद इसकी रिटायरमेंट हुई 2011 में, और रिटायरमेंट के बाद और फिर इसके असासों की तफसीलात इसमें हैरानकुन तौर पर लिखी है। इसमें कुछ असासे ऐसे हैं जो इसके अपने नाम पर हैं, और फिर कुछ असासे ऐसे हैं जो उसकी बेटी, उसके दामाद और उसकी अहलिया, या फिर कुछ कंपनीज के नाम के ऊपर है, जिनके बारे में नैब मजीद तहकीकात भी कहती है कि करेगी, और अगर सामने आता है किसी का नाम उसमें अगर, तो सप्लीमेंट्री रेफरेंस भी उनके खिलाफ होता है अगर सोर्स ऑफ इनकम वो लोग एस्टैब्लिश नहीं कर पाते। तो हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इसके बाद आपको बताते हैं कि इसकी कितने इनकम है, जो इसकी जस्टिफाइड तनख्वाह थी वो कितनी थी, एग्रीकल्चर इनकम कितनी थी, उससे असासे कितने करोड़ रुपए के बनाए गए जो नाजायज नैब कहती है, और उन असासों के एड्रेस, डेट्स, डिटेल्स, कब खरीदी गई, सारी प्रॉपर्टीज की तफसीलात हमारे पास हैं। ये हम ब्रेक के बाद बताएंगे, हमारे साथ रहिएगा। बैक आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में अहम तरीन तफसीलात लियाकत कायम खानी से मुतल्लिक नैब के जो दस्तावेजात है, रेफरेंस सबमिट हुआ है। मेरे साथ साबिक डीजी नैब शहजाद भट्टी साहब भी प्रोग्राम में साथ हैं, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब सीनियर सियासतदान भी प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। दोनों को खुशामदीद भी कहते हैं प्रोग्राम में स्टार्ट करते हुए। और मैं आपको बताता चलूँ कि जो इस रेफरेंस से बेसिक पॉइंट है वो ये है कि जो इस शख्स की जो लियाकत कायम खानी है, इसकी जो ज़राए आमदन दो बताए गए।
एक जो 1977 से 2011 तक उसने सर्विस की है और उसमें जो कुल आमदनी इसकी तनख्वाह से जो सैलरी से है वो 75 लाख रुपए है, और दूसरी 2005 से 2011 के दौरान हासिल वाली जो एग्रीकल्चर इनकम है वो 74 लाख रुपए बनती है, यानी 1.5 करोड़ रुपए की टोटल इनकम बनती है। और मजमूई तौर पर तकरीबन 17 करोड़ रुपए के जो गैर कानूनी या बेनामी असासों का इल्जाम है। अब इन असासों के अंदर जो ऐसे असासे जो इसके नाम पर हैं, उनके अंदर 1976 में एहसनाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी मेंबरशिप नंबर 4926 परचेज जिस प्राइस पर था ये वो है। 1993 में KMCHS अलॉटमेंट नंबर 000404 प्लॉट नंबर A73। 1993 में गुलशन पाकिस्तान कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में जो इस वक्त मेंबरशिप फाइल लियाकत अली खान के नाम पर 2007 में फ्लैट नंबर 1 जो खरीदा इसने वो है जी सेकंड फ्लोर प्लॉट नंबर 173J ब्लॉक 2 PCHS कराची। 2010 में 36C ब्लॉक C PCHS कराची। ये वो तमाम चीज़ें जो नैब ने जब इन रिकवर्ड जायदादों को जो सील किया, इन तमाम जो 6 जायदादें थी इनको सील किया। इसके अलावा कुछ और फाइलें जो बेटी, वाइफ यानी अहलिया और जो दामाद है उसके नाम पर वहां से मिली, जिसमें कहा गया वो 30 से ज्यादा जायदादें हैं। 2006 में एक जायदाद खरीदी गई डिफेंस व्यू D33 फर्स्ट फ्लोर। 2006 में डिफेंस व्यू यहां पर कराची में D26 ग्राउंड फ्लोर खरीदा गया। 2006 में कराची के इलाके स्कीम 4 में क्लिफ्टन स्कीम 4 में ब्लॉक जो 13B है उसमें ग्राउंड फ्लोर चैपल ओशियन सेंटर में खरीदा गया। 2006 में KDA स्कीम नंबर 4 क्लिफ्टन में फ्लैट नंबर B302। क्लिफ्टन बड़ा महंगा इलाका है अगर लोग जो कराची से वाकिफ हैं। 2006 में फिर क्लिफ्टन में एक और ब्लॉक 2 के अंदर C92 ग्रांड प्लस 1 एक जगह खरीदी गई घर। फिर 2007 में कराची के इलाके मेहरान टाउन सेक्टर 6F में, फिर 2010 में कराची के इलाके मेहरान टाउन में सेक्टर 6F में प्लॉट नंबर 246, 284, B142, B212, ये सारे मेहरान टाउन में अगर आप देखें तो 8-10 प्लॉट हैं। B283, B247, A218, A217, B243, B146, B97। फिर इस तरह मेहरान टाउन सेक्टर 6G में A186। 2011 में मेहरान टाउन सेक्टर 6G A545, A544, A75, A215। तो पूरा मेहरान टाउन ही समझ लें खरीद लिया है जितने प्लॉट मेहरान टाउन में खरीदे हैं। इसके अलावा DHA फेज 5 में प्लॉट 72F। फिर 2011 में मेहरान टाउन सेक्टर 6F प्लॉट A216। और फिर गाड़ियों की बड़ी लंबी फहरिस्त है। टोयोटा फॉर्च्यूनर है जी एक जो बरामद हुई जो किसी MS UHL कंपनी के नाम से है। जो गाड़ियों का आप देख रहे हैं 2005 में रेंज रोवर खरीदी गई MS वॉटेक्स कॉर्पोरेशन के नाम से। टोयोटा लैंड क्रूजर V8 ZX टाइप, ये चेसेस नंबर भी इसका मौजूद है, MS UHL कंपनी के नाम पर ओनरशिप 2012 में। फिर 2004 में मर्सिडीज बेंज E200, फिर टोयोटा मार्क 2। ये तमाम गाड़ियों की तफसीलात। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ये बड़ा हैरान कुन है हम सब के लिए तो, क्योंकि आप तो पहले इंकशाफ कर रहे थे कि क्या हो रहा है इधर KMC में। सर ये आपके लिए कुछ शॉकिंग है ये इतने बड़े पैमाने पर असासे बनाएगा एक DG पार्क्स? फारूक सत्तार साहब डॉक्टर फारूक सत्तार साहब मेरी आवाज आप तक आ रही है? अच्छा डॉक्टर साहब से शराब भट्टी साहब आप बताएं, क्योंकि इस रेफरेंस में जो जेर समात है तो हम ज्यादा रेफरेंस में तो बात नहीं करेंगे, लेकिन कितना हैरान कौन है कि शहर कराची में हुआ क्या है, किस तरह से लूटमार मचाई गई है? शराब भट्टी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफान, बात यह है कि हैरान तो हमें नहीं होना चाहिए क्योंकि करप्शन का जो वॉल्यूम और मैग्नीट्यूड नजर आ रहा है जी, वो तो क्लियर कट है कि कराची इटसेल्फ जो शहर है उसके साथ जो बीत रही है, तो वो उससे पता चलता है कि जो डेवलपमेंट के पैसे हैं वो किधर जा रहे हैं। अब ये DG पार्क से एक सरकारी मुलाजम थे, हम बड़े आराम से कह देते हैं 17 करोड़ रुपए के असासे। ये एक बहुत बड़ी तादाद है पैसों की, इस लिहाज से कि वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे और 1977 में वो एक 17 ग्रेड में आदमी भर्ती होता है। और नैब जो फ्लो चार्ट बनाती है, ये याद रखिए कि बहुत सिस्टमेटिकली जो एसेट जिस वक्त एक्वायर किया जाता है उस वक्त कैलकुलेट किया जाता है कि इसके पास उस वक्त कितने पैसे थे, क्या वो एसेट लीगल पैसों का खरीदा गया है या नहीं खरीदा गया है। इसीलिए उन्होंने पूरा वर्कआउट किया है कि 75 लाख रुपए सैलरी इकट्ठी हुई है और उसके अलावा जो उनके 74 लाख रुपए की करीबन झाड़ पैदावार है जो उनको मिली है। तो इसका पूरा अलाउंस देने के बाद उन्होंने ये वर्कआउट किया है कि तकरीबन 18 करोड़ के असासे उनके पास मौजूद हैं, जिनमें से हैरान कुन बात यह है कि
जो आपने रेफरेंस में बताया कि 1,88,00,000 रुपए की तो सिर्फ ज्वेलरी है उनके पास, और वेपन है कोई 11-12 लाख रुपए के, और गाड़ियां लाजमी बात है ये मुख्तलिफ कंपनी और लोगों के नामों पे होती हैं। और अभी जो नैब ने जो आखिरी बात की है, जो उन्होंने अदालत से रिक्वेस्ट की है कि 37 के करीब बेनामी उनको मिले हैं, और ये जो मैं एक यहाँ बात करता चलूं कि लोगों के दिलों में ये आता है कि नैब शायद बहुत स्लो है या ये रिजल्ट नहीं निकलता। आप मुझे बताइए, ये जो 37 फाइलें हैं, प्लॉट हैं, एक एक को उसके महकमे के लोगों को बुला के उनको एग्जामिन करना, फिर बेनामी है तो अदालत की रिक्वायरमेंट होती है कि जिसके नाम पे है उससे उसकी सोर्सेज पूछी जाएं कि वो कहाँ से ये उसने एक्वायर किए थे, और अगर वो जस्टिफाई करे तो फिर उसको छोड़ दिया जाता है, लेकिन अगर वो जस्टिफाई ना कर सके तो फिर मुल्ज़िम के नाम पे आ जाती है चीजें। तो ये सारा करने में यानी आप ये देखिए कि ये इतने एसेट जो उनके अपने नाम पे, उनके बेटी, उसके अहलिया और दामाद के नाम पे हैं, उनको एक्वायर करने में, यानी उनकी मालूमात एक्वायर करने में नैब को इतना टाइम लगता है, तो उतना ही टाइम अदालत को चाहिए होता है उनको एग्जामिन करने, ड्यू प्रोसेस करने में। तो ये टाइम लगता है, इसलिए लोगों को ये नहीं तासर जाना चाहिए कि शायद नैब कुछ सुस्ती कर रही होती है। नहीं, नैब क्योंकि मिकदार जो इस वक्त करप्शन की है मुल्क के अंदर इतनी ज्यादा है कि नैब सही कह रहे हैं। और यही हम भी ये तासुर देना चाह रहे थे कि ये एक चीज शुरू होती है तो वो मंतकी अंजाम तक पहुंचती भी है, जैसे ये केस है आगे बढ़ रहा है। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब से भी बात होगी, शहजाद भट्टी साहब भी साथ है। मुख्तसर ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, इसके बाद वापस। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में अहम तरीन तफसीलात। लियाकत अमखानी के जब घर पे छापा पड़ा तो आज नैब के इस रेफरेंस में लिखा है कि जो मूवेबल एसेट्स थे उसके अंदर तकरीबन 18 मिलियन रुपए की ज्वेलरी यानी डायमंड्स 1,80,00,000 से ज़ायद के, वेपन्स इस वक्त मौजूद हुए, कैश तकरीबन 23 लाख रुपए, इसके अलावा सेविंग सर्टिफिकेट्स 30 लाख रुपए के। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, ये रेफरेंस बड़ा अहम है। कराची की तबाही की दास्तान आप भी अक्सर सुनाते हैं और आप ये हमारे प्रोग्राम में इंकशाफ कर चुके हैं लियाकत अमखानी से मुतल्लिक पहले भी। सर, आप हैरान हुए ये सारा सुन के आज जो रेफरेंस जाहिर हुआ है? मेरे ख्याल में मुझे हैरान होने की जरूरत इसलिए नहीं है कि एक आदमी करप्शन दर करप्शन और मुसलसल करप्शन करता है जी, तो उसके अजीजो अकारिब महसूस करते हैं, उन्हें भी मालूम होता है, दीगर अफसरान जो उसके साथ काम करते हैं, मुलाज़मीन, उन्हें भी ये मालूम होता है कि यह शख्स कितनी तेजी से तरक्की कर रहा है, अपनी जायदाद और अमलाक में इजाफा कर रहा है, और बच्चों को तो ये खैर मालूम होता ही है अगर वो उसके इस काम में शरीक नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि आपका ये प्रोग्राम जो लियाकत कायम खानी के 34 साल सरकारी मुलाजमत के सफर, जिस पर नैब का रेफरेंस फाइनली दाखिल हुआ और जिसमें उसकी 34 साल जिंदगी की करप्शन का कट्टा चट्टा जो है वो सामने आया है, तो आपका प्रोग्राम आज का ये बेनकाब नहीं होना चाहिए। आप तो जो छुपी हुई चीजों को बाहर लाते हैं, ये तो बेहिसाब होना चाहिए आज प्रोग्राम, कि कोई शर्म, कोई हया नहीं, कोई गैरत, कोई मुरव्वत नहीं, और किसी का कोई पास नहीं कि ये अवाम के खून पसीने का पैसा है जो टैक्सों की सूरत में आता है, जिसे कितनी बेदर्दी के साथ अपने अलल्ले तलल्लो और अपनी पुरतायुश जिंदगी के ऊपर खर्च किया जाता है। देखिए, बात तो वहीं से खुल गई थी जब छापे के दौरान मैंने भी ये तबसरा किया था कि लोगों के बेडरूम में तो बाथरूम का मैंने सुना था कि लोगों के बेडरूम में बाथरूम होता है, लेकिन ये जो मौसूफ अफसर हैं इनके बाथरूम में बेडरूम था। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि क्या ठाट बाट थे और रहने का क्या शाहाना स्टाइल थी, क्या जिंदगी थी। और फिर 2011 में रिटायरमेंट के बाद भी उसको इस काबिल एमकेएम पाकिस्तान और उसका मेयर समझते हैं और दोबारा उसे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पर हायर करते हैं। पहले बिन कासिम पार्क बना और उसमें क्या हुआ, जो बंजर हो गया, उजड़ गया, और फिर उसी बिन कासिम पार्क के लिए पैसे लिए जाते हैं। और वाज़ेह है उसमें एक और इंकशाफ भी है जो मैं किसी और मौके पर करूंगा। बिन कासिम पार्क के साथ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है किसी डेवलपर का और बिल्डर का, और बिन कासिम पार्क की जमीन भी जो है वो उस टावर के अंदर इस्तेमाल हुई है। देखिए, एक तो बजट मिलता है, उसमें ये लोग करप्शन करते हैं कि खाद, मट्टी, गेरू मट्टी, कोई चीज नहीं डली लेकिन फाइलों पे साइनें हो गई,
और इतने पौधे खरीदे गए, इतने पौधे लगा दिए गए, ये तो एक तरह की करप्शन है। लेकिन बाकी जो जमीनों की बंदरबांट होती है, पार्कों की जमीनें कहाँ कहाँ चली गई, पार्कों की जमीनें किस किस को दी गई, पार्कों की जमीन पर किस किस का कब्जा हुआ, किसी नाम से भी हुआ, किसी ने भी किया, किसी पार्टी के जमाने में हुआ, किसी पार्टी के लोगों ने किया। लेकिन अब क्या इस सिलसिले को कहीं पर रोकना है, या ये जो गुज़िश्ता 4 साल में भी इसकी रोक टोक के लिए कुछ भी नहीं हुआ, तो अब इसकी जिम्मेदार जहां बाकी जमातें हैं, वफाकी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है, तो वहां फिर बल्दियाती इदारों और बल्दियाती इदारों में जो लोग भी उन्हें लोगों ने वोट दिए, नुमाइंदगी की, अगर उन्होंने भी अपने लोगों के साथ, अपने अवाम के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ी ज्यादती कराची के साथ, कराची वालों के साथ, कराची की खाली जमीनों और कराची के वसाइल और पार्कों के साथ नहीं हो सकता। एक तो डकैती है ना कि भाई सूबाई हुकूमत ने 140A की नफी करते हुए हमारे इख्तियारात ले लिए। गटर वाटर बोर्ड तो वो सूबे के पास, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वो सूबे के पास, हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग वो सूबे के पास, इसके बाद जितने भी मास्टर प्लान वो सूबे के पास, सारे टैक्सेस, सारा रेवेन्यू, मोटर व्हीकल टैक्स, बिल्डिंग कंट्रोल, मास्टर प्लान की आमद, ये तो दिन दहाड़े खुली डकैती है जो आईन की खिलाफ वर्जी करके होती है। लेकिन ये डकैती उसके बाद जो वसाइल और जो इख्तियारात बचते हैं, जब मैंने मना किया था मेयर कराची को जो मेरे अंडर में थे, लेकिन मेरी नहीं सुनी गई, मेरी नहीं मानी गई, मेरे हुक्म के बावजूद लियाकत कायम खानी को दोबारा हायर किया गया और फिर पार्क्स की जिम्मेदारियां दी गई। तो इससे अंदाजा लगाएं तो खालिद मकबूल भाई को सोचना चाहिए कि ये जो कुछ हुआ है इसमें हम अपनी जिम्मे देखें। मैं तो कौम से ये जो कुछ हुआ, अगर एमक्यूएम को बचा सकूं मैं, अगर उसमें अच्छे लोग ला सकूं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा सकूं, तो मैं कौम से माफी मांगने के लिए तैयार हूं कि जो हमारे पहले जो नुमाइंदों ने किया वो आपके साथ अच्छा नहीं किया। देखें एक दौर अच्छा भी था, सही अच्छा भी काम हुआ, लेकिन सारे अच्छे कामों पर पानी फेर दिया। इस तरह के अफसरों को जिस तरह पाला गया, पोसा गया।